देखिए आज जब लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द सेल। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सेल होता क्या है। ठीक है, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। सेल इज कंसिडर्ड व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। तो इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग कंसिडर करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। अब इसमें क्या होता है, बेसिक यूनिट कहिए या आप इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सवाल यहां पे समझिए पहले, जैसे हम कह रहे हैं बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग और लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं X to Z, सारे के सारे जिस चीज से बने हुए हैं वो है सेल। वो किसी से बने हुए हैं? सेल। तो जिस चीज से बना होता है उसे हम बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? जैसे ये दीवार है, these are the wall, four walls or not, ये किस चीज से बनी हुई है? ईंट से, ब्रिक से। तो ब्रिक इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस फोर वॉल्स और नॉट। इन द सेम मैनर when we say living beings, so living beings are made of cells, so that's why we consider them as the structural unit of living being or life। लाइफ कहिए या लिविंग बीइंग कहिए, बात एक ही है। ठीक है, दूसरी बात हम इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे ये फोर वॉल्स है, तो ये फोर वॉल्स क्या करती हैं आपको? ये गर्मी से आपको बचाती हैं, ठंड से बचाती हैं। मान लीजिए ये फोर वॉल्स ना रहे, ठीक है, मैं खुले में बैठा दूं तो ठंड में ठंड ज्यादा लगेगी, गर्मी में गर्मी ज्यादा लगेगी। तो यदि मैं कहूं कि इन फोर वॉल्स का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज फोर वॉल्स, सो इट कीप यू प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द external, whatever the external environment which is prevailing. So here you will be feeling more conducive, more comfortable as compared to outside or not. तो वो बात में है। तो यहाँ पे जो फोर वॉल्स हैं इनका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब सवाल यहाँ पर ये है, जो सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें सब एक स्मॉलर लेवल पे सेल के अंदर भी तो परफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस यहाँ के इस फिंगर को मैंने फोल्ड किया, इस फिंगर को मैंने फोल्ड किया, तो इस फिंगर को फोल्ड करने में यहाँ जितने भी सेल्स थे उन सभी ने एनर्जी दिया। उस कारण से मसल्स जो था वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हम इस उंगली को मोड़ सके। यस और नो? तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग और लाइफ। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि सेल क्या होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल इज स्ट्रक्चरल, हम कह सकते हैं, तुमसे एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज सेल, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या आप ये कह सकते हो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात समझिए, हम कह रहे हैं कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उन लिविंग बीइंग्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल ऑफ विच दे आर मेड ऑफ। या तो एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा, या तो एक सेल से बना होगा, या मोर देन वन सेल से बना होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है नहीं। ठीक है, तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ cells involved into it। ठीक है, तो दो तरह के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे लिविंग? या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टी सेलुलर होंगे। वेरी गुड, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर। यूनी का
मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, सिंगल सेलुलर सेल। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना होगा उसे क्या कहेंगे आप? यूनिसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ए सिंगल सेल, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिसेलुलर। हाँ या नहीं? ठीक है। ऐसे ही यदि मैं इसे कहूं तो मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर क्या हुए? द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, सो दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? मल्टीसेलुलर। तो हम एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स को लिख सकते हैं। ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, पेड़ पौधे जानवर जो भी देखते हो, वो सब क्या है? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर है इसीलिए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। एक सिंगल सेल इतना छोटा होता है, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, तो यू कैन नॉट सी देम थ्रू द नेकेड आई। तो यूनिसेलुलर को तो आप आंख से देख ही नहीं सकते हो, नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते हो। यदि आपको यूनिसेलुलर को देखना है तो यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नॉट। तो जो हमें दिखाई देते हैं कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर। तो ह्यूमन कहो, डॉग कहो, ये सभी ये क्या हो गए? मल्टीसेलुलर। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब मैंने क्या बताया आपको? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल के बने हुए हो। ठीक है। तो सिंगल सेल का जो बना हुआ होता है उसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा, पारामीशियम, आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में, ठीक है, ईटीसी, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर है। ठीक है। इनका एक अलग ग्रुप भी है जिसे प्रोटिस्टा ग्रुप कहते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे। एक ग्रुप है प्रोटिस्टा कहो या प्रोटोजुआ कहो, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब एक बात बताओ, यदि एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होगा तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर होगा उसमें? यू अंडरस्टैंड डिवीजन ऑफ लेबर? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। नो सर, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मुझे, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो उसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक सेल्स विल बी परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। तो स्पेसिफिक सेल मतलब इफ देयर विल बी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, then only the different cells will be present or different specialized cells will be present and they will be performing their specific function or not. For example, जो तुम्हारे आंख का सेल है वो देखने का ही काम करेगा या सुनने का भी काम कर लेगा? देखने का ही। कान के जो सेल्स हैं वो सुनने का ही काम करेंगे या देखने का भी काम कर लेंगे? मतलब वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर ले रहे हैं? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तुम लोग डरे हुए तो नहीं हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली बोलो कि जी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। तो अब मैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा था। तो हम मल्टी सेलुलर हैं, तो मल्टी सेलुलर है तो इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस मींस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन अस और नॉट। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एक बात बताओ, यूनिसेलुलर एक सेल का ही है, एक ही सेल का बना हुआ है। तो जो भी काम करना है, सुनना है, खाना है, पीना है, सोना है, जो भी करना है उसी सेल को करना है या किसी और को करना है? उसी को करना है। तो एक बात बताओ, एक आदमी है जो स्पेशलाइज्ड नहीं है और एक है जो स्पेशलाइज्ड है, तो काम बेहतर किसका होगा? जो स्पेशलाइज्ड होगा या जो स्पेशलाइज्ड नहीं होगा? जो स्पेशलाइज्ड होगा। एक बात बताओ, तुम मुझे कहोगे कि मशीन बना दो, तो क्या मैं मशीन बना सकता हूं? नहीं। लेकिन कोई जो
वो होता है क्या नाम है, मैकेनिक होता है, उसको बोलो 2 मिनट में गाड़ी को बना देगा नहीं बना, क्योंकि वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यदि स्पेसिफिक काम को स्पेसिफिक इंडिविजुअल करेगा तो वो ज्यादा इफिशियंट होगा, या एक जनरल आदमी करेगा तब इफिशियंट होगा। माहिर होगा मतलब इफिशियंट, जो स्पेसिफिक काम करेगा वो इफिशियंट होगा। तो जो मल्टी सेलुलर है वो यूनिसेलुलर से ज्यादा इफिशियंट होगा या कम इफिशियंट होगा, ज्यादा इफिशियंट होगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट, डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। दूसरी बात, लेकिन यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है या नहीं होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। ये तुम अपने नोट भी कर सकते हो, तुम्हारे आगे लिए नोट्स भी बन जाएगा। ये इफिशियंट होता है या लेस मोर इफिशियंट होता है, ये लेस इफिशियंट होगा, ये मोर इफिशियंट होगा। दे आर लेस इफिशियंट, दे आर लेस इफिशियंट, और ये क्या होंगे, दे आर मोर इफिशियंट। So this way you can differentiate the unicellular from multicellular or not. ठीक है, तो आज के डेट में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो उनको हम ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड कर दिए, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और इस तरीके से हम उनको एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यहां पर ये आता है कि जितने भी आपके सेल है, तो जब धरती बना, ठीक है, उस समय से अब तक की बात करें, ठीक है, तो साइंस इस चीज में बिलीव करता है कि the slowly and gradually the changes has occurred and because of which the different form of life have arisen on the earth or not. साइंस इस चीज में बिलीव नहीं करता है कि भगवान जी आए, डंडा घुमाए और यहाँ पे आ गए। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द माइथोलॉजी, हम धर्म की बात करें तो मोस्टली तुम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हो, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में एक 3 महापुरुष हैं, वन इज कॉल्ड एज ब्रह्मा जी, अनदर इज कॉल्ड एज विष्णु जी एंड अनदर इज कॉल्ड एज शिव जी। The 3 great peoples in our mythology, and in which it is considered that ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी हैं, वो उन्होंने दुनिया बनाया, उन्होंने अलग अलग जीव जंतु बनाए। This is what we believe into mythology or not? धर्म को मानते हो, ऐसा वो धर्म ही बैठे हुए हो, धर्म को मानते हो ना, तो उसमें यही तो कहा गया है, ठीक है। मेरे विश्वास को मम्मी पापा से पूछ लेना, ठीक है, ये मानते हैं, ठीक है। तो तुम लोग जो सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी को वो क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो सब क्यों करते हैं? इट इज कंसीडर्ड द शिव इज डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बेचारे वो गुस्से में हो जाए, ठंडा पानी पिलाओ उनको, दो दूध चलाओ, ठंडा रखो दिमाग भाई साहब, कहीं नाश ना पीट दो आप। तो दीज आर द थिंग्स। पर कहने का मतलब ये है कि मैथोलॉजी, अलग अलग मैथोलॉजी में अलग अलग बातें हैं, और वो ये मानते हैं कि सम great power is there who has created the life on the earth, but science do not believe into it. तो हम मानते हैं कि जो अर्थ पे लिविंग बींग्स आए, मैंने कहा कि लिविंग बींग्स सेल के बने हुए हैं, तो जो सेल्स भी होते हैं, जो सेल होते हैं, तो इवोल्यूशन के फेज में हमने सेल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहने मतलब चेंजेस व्हिच हैव अकर्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन द अर्थ इज फॉर्म टिल डेट। तो जितने भी सेल हैं उनको प्रोबेबली 2 भागों में बांट दिया, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे या वो यूकैरियोटिक सेल होंगे। जब आप कुछ नहीं कहते हो तो उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है, यूकैरियोटिक सेल। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम यहां से बात कर रहे थे ना कि ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक मतलब हम किस सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की। तो ये सब सेल जो है, जो आज के डेट में प्रिवेल कर रहे हैं, वो यूकैरियोटिक सेल है। जैसे एक बात बताओ मुझे, तुम लोग मैथमेटिक्स बहुत पढ़ते हो,
अब मुझे यहां पे ये लिखा हुआ है, एक जगह 5 लिखा हुआ है, एक जगह +5 लिखा हुआ है। 5 जब लिखते हो तो उसका ऑटोमेटिक मतलब +5 होता है या उसको मेंशन करने की जरूरत होती है? ऑटोमेटिक मतलब है, ठीक है। लेकिन यदि तुम्हें -5 लिखना है तो तुम्हें मेंशन करने की जरूरत है। उसी प्रकार जब आप कुछ नहीं कहते हैं, केवल सेल कहते हैं, तो ऑटोमेटिक मतलब किस चीज का हो जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। क्योंकि आज जो हम जिस जहां रह रहे हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ए मॉडर्न पीरियड, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट के अंदर डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट जो थे वो एंशिएंट सेल्स हैं। वो क्या है? एंशिएंट सेल। जब अर्थ इवॉल्व हुआ तो माना जाता है कि जो पहले सेल डेवलप हुआ अर्थ के ऊपर, वो कौन से सेल थे? प्रोकैरियोटिक। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉडर्न सेल्स। उन्हें क्या कहते हैं? मॉडर्न सेल्स। तो मॉडर्न सेल्स आज जो सेल्स हमारे सराउंडिंग में है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ये सब किस चीज के बने हुए हैं? यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या है? आज के डेट में जो बैक्टीरिया है, केवल बैक्टीरिया, आज हमारे सराउंडिंग में बैक्टीरिया है या नहीं है? तो जितने बैक्टीरिया है वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, कोई भी, वो सभी के सभी कौन से सेल से बने हुए हैं? यूकैरियोटिक में। आप एक बात समझिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है, कहने का मतलब होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ, ये सेल है और सेल के अंदर सेंटर में ये डबल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ऐसा कुछ न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस की आइडेंटिटी कब तक है? जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब मान लो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव हो गया यहां से। अब मैं कहूं कि न्यूक्लियस है, कहां है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म नहीं हो गई। न्यूक्लियस की आइडेंटिटी उस समय तक थी जब तक ये उसका वॉल था। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो हम एक डिफरेंस यहां लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। आ रहा समझ में? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां एब्सेंट है, तो ऑटोमेटिक मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, हाँ या नहीं? यहां पे ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसे नोट कर लो अपने कॉपी में भी, जिससे कि तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल कहने का मतलब है, जैसे सेल है तो सेल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। ऐसी कोई भी चीज लाइसोसोम में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। आया समझ में? हाँ या नहीं? तो ये इस तरीके से हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक चीज और होता है, प्रोकैरियोट में केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है?
सिंगल क्रोमोसोम, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होगा उसमें हमेशा मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसपे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो यहां हम एक चीज और लिख सकते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, जबकि यहां पर मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, हाँ या नहीं? So this way you can easily differentiate the prokaryotic cells into eukaryotic cells or not. तो सेल क्या होता है, अब ये समझ में आया सेल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लो साथ साथ। चलो वैसे छोड़ दूंगा, तुम नोट कर लेना, ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं तुम्हें, फिर इसी बिजी रहो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, अब देखो आपने ये आपको मालूम चल गया सेल क्या होता है, कितने तरह का होता है, लिविंग बीइंग सेल से बने होते हैं तो वो कितने तरह के आज एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो एक बात बताओ, हम सेल की बात कर रहे हैं, किसी ने तो सेल को पहली बार देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो सेल को डिस्कवर किया, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये वो आदमी था जिसने सबसे पहली बार सेल को देखा। तो जिस सेल को उसने देखा वो डेड सेल्स थे, तो वो जब देखा तो उसे हनी बी के कॉम होते हैं ना, मधुमक्खी की छाता, तो हनी बी के कॉम जैसा उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उसने उसे कहा सेलस। उसने क्या कहा? सेलस का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। तो यदि तुम हनी बी के कॉम को देखोगे तो हनी बी का कॉम कुछ इस तरीके का शेप का होता है, ठीक है, इस तरह का। तो ये अलग अलग चैम्बर दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? तो इस तरह का चैम्बर दिखाई दिया, जो बाद में चलकर मालूम चला कि जिसे रॉबर्ट हुक ने सेलस कहा था, कंपार्टमेंट कहा था, वो बेसिकली प्लांट के सेल्स थे, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऑनर करने के लिए सेलस से हमने सेल ले लिया। सेलस से क्या ले लिया? सेल। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय हूम? रॉबर्ट हुक। एक ये जो सेल देखा वो डेड सेल्स थे, डेड प्लांट सेल्स थे, जो लिविंग